Assalamualaikum. Okay, welcome to another edition of the Practical Way. ठीक है, once again we're going to be doing a redox titration today. But आज जो हम titration करेंगे that will be for finding out the water of crystallization. हम इसी practical में एक और method भी देख रहे होंगे to work out the water of crystallization, and that is removing the water by heating the salt. तो जब आप salt को remove करेंगे obviously वो कुछ ना कुछ अपना mass lose करेगी because उसमें water जो है वो evaporate हो जाएगा या boil off हो जाएगा. And then you can do a calculation from that as well. So दो मतलब समझ लो दो separate experiments होंगी एक इस experiment में, and the paper is winter 2009 question paper 33. तो आज हम ये attempt कर रहे हो. अच्छा, हमें जो है वो इधर कुछ substances और solutions provided है. सबसे पहले हमें Fa1 provided है. Fa1 is hydrated iron 2 sulfate, यानी कोई आयरन सल्फेट सॉल्ट है ये और इसमें पानी होगा कुछ ना कुछ क्वांटिटी, वो हमें बताया हुआ नहीं है कितनी है. सो दैट इज व्हाट वी हैव टू वर्क आउट. ठीक है, उसके बाद जो है वो हमारे पास एक्वियस आयरन 2 सल्फेट है दैट हैज बीन गिवन अस टू इन द फॉर्म ऑफ दिस सॉल्यूशन. ठीक है, मुझे पता है मैंने इसमें से पहले लिखा हुआ है कि इस पे ये क्या है, बट दिस इज सपोज टू बी सम अननोन सॉल्यूशन. हो सकता है बाद में आगे वो कोई इन्फॉर्मेशन दे, लेकिन दिस इज apparently this is supposed to be this same salt dissolved. ठीक है, या something very similar to this dissolved in the solution. अच्छा, और बाकी जो है वो आपके पास एक्वियस पोटेशियम मैग्नेट है रिडॉक्स टाइट्रेशन करने के लिए, और सल्फ्यूरिक एसिड है. जैसे मैंने आपको लास्ट प्रैक्टिकल में बताया था कि सल्फ्यूरिक एसिड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी यूज्ड विद इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. आपको इस्तेमाल करना ही पड़ता है वो, बिकॉज जनरली ऑक्सीडेशन में दो नेगेटिव स्पीशीज रिएक्ट करना चाह रही होती है, तो आप उसको जो है वो रिएक्शन को फीजिबल करवाने के लिए टू पुट अ कैटलिस्ट इन द रिएक्शन, और दूसरा और भी रीजंस होते हैं कि MnO4 को खुद रिड्यूस हो जाने से बचाने के लिए, एंड सो एंड सो फॉर्थ. तो इसके लिए हम जो है वो H2SO4 इस्तेमाल करते हैं. राइट, सो दैट्स अबाउट फॉर इट फॉर द इंट्रो. अब हम जो है वो क्लोजअप शॉट्स लेंगे. पहले जो है वो हम मेथड 1 परफॉर्म करेंगे, दैट इज इवेपोरेटिंग ऑफ द वाटर एंड देन ट्राइंग टू वर्क आउट द वाटर क्रिस्टलाइजेशन. अच्छा, सो हमें जो है वो तकरीबन 1.8 to 2 ग्राम जो है वो ट्रांसफर करना है अपनी Fa1 का इनटू अ क्रूसिबल. अच्छा, क्रूसिबल जो है वो ये होता है क्ले से बना होता है बेसिकली. इट कम्स विद अ लिड. इट्स जनरली यूज्ड फॉर ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस. ठीक है, जब आपको चीज़ों को गर्म करना होता है ना, जैसे सॉल्ट है, कोई भी सॉलिड को गर्म करना है, तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है. वी आर नॉट गोइंग टू यूज द लिड फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ नहीं लिड हमें इस्तेमाल करनी है. हमें सिर्फ इसमें से वाटर क्रिस्टलाइजेशन ड्रॉ ऑफ करना है, तो हम इवेपोरेशन के थ्रू कर लेंगे, एंड वी जस्ट गोइंग टू हीट इट ऑन इन ओपन लिड. तो पहले मैं इसका मास मेजर कर लेता हूँ. ये आ रहा है तकरीबन हमारे पास 18.7 ग्राम्स. ठीक है, अब मैं इसमें जो है वो तकरीबन 1.9 ग्राम्स ऑफ Fa1 ऐड करूंगा, तो तकरीबन तकरीबन इसका मास जो है वो 20.6 ग्राम्स हो जाएगा. ठीक है, सो आई एम गोइंग टू ऐड जो है वो ये Fa1 अप टिल 20.6 ग्राम्स. ठीक है, हल्की सी रीडिंग चेंज हुई है, लेकिन इसकी टेंशन नहीं रखनी है, 18.7 ही लेंगे हम इसको. सो ओके, फॉर सम रीजन आई एडेड एग्जैक्टली 20.6. 20.60 जो है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है, यानी तकरीबन हमने एग्जैक्टली 1 पॉइंट. अच्छा, ये थोड़ी फ्लक्चुएट कर रही है. ठीक है, ऑल्दो दिस इज ऑब्वियसली इनफ. मैंने 1.9 ग्राम करा है. 1.8 ग्राम वाज द लोअर लिमिट. हल्का सा और ऐड कर रहा हूँ मैं, 20.62. ठीक है, ये हमारा हो गया क्रूसिबल, और जो हमने इसमें ट्रांसफर कर लिया उसका मास. ठीक है, तो और हम इस तरीके से अब निकाल लेंगे जितना भी हमने ट्रांसफर कर लिया. दैट विल ऑब्वियसली बी 20.62 माइनस 18.7, तो आपको एग्जैक्ट मिल जाएगा कि आपने क्या ट्रांसफर किया है बिटवीन 1.8 to 2 ग्राम्स. ठीक है, ओके. सो अब हमें जो है वो इसको क्रूसिबल को हीट अप करना है फॉर अबाउट 4 मिनट्स. इसको हीट करते रहेंगे हम, एंड देन जो है वो हम क्या कहते हैं, we'll record the mass of the crucible again once it's cooled down, and then we'll see कि हमने कितना पानी जो है वो उसमें से evaporate off किया. अच्छा, सो ये बंसन बर्नर है. ठीक है, we'll obviously be using a Bunsen burner. ठीक है, this thing is known as a tripod stand. ठीक है, कुछ भी इसमें फैंसी नहीं है, बस 3 टांगे ऊपर. you just put it, जो भी आपने रखना होता है वो आप इसके ऊपर फिर रखते हो. ठीक है, अभी ऑब्वियसली हम बीकर या कुछ हीट नहीं कर रहे हैं, तो हम वायर गेज इस्तेमाल नहीं करेंगे. इंस्टेड आई विल बी यूजिंग अ पाइपलेट ट्रायंगल. ठीक है, ये पाइपलेट ट्रायंगल होता है, कुछ भी नहीं होता फैंसी. आप उस तरीके से इसको इसके ऊपर रख देते हैं. ठीक है, यू पुट इट लाइक दिस ऑन टू दिस. ये आपने रख दिया, और इसके बीच में जो है वो आपका क्या कहते हैं क्रूसिबल जो है वो आप रख लेते हैं. ठीक है, तो क्रूसिबल ये रहा. इट्स जस्ट गोइंग टू सिट राइट इन द मिडल ऑफ दिस. ठीक है, दैट्स प्रीटी मच इट. इट्स प्रीटी इजी, कुछ भी और इसमें और नहीं करना, और बाकी बस आपने मेक श्योर करना है आपने बंसन बर्नर
जो है वो जलाना और क्रूसिबल के नीचे हो, ठीक है। अब कुछ बातें बंसन बर्नर के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको बताता चलूँ, तो सो दैट अगर आपको जो है वो कुछ भी करना हो तो यू नो हाउ टू डू दैट। ओके सो लेट्स जो है वो तुमने कर लिया। अच्छा, सो आपने जो है वो उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली हीट नहीं करना, थोड़ी सी मैंने गैस तेज ही ऑन करी है, तो आई एम जस्ट गोइंग टू टर्न इट अ लिटिल बिट डाउन, ठीक है, आई थिंक दैट्स गुड इनफ। अच्छा, क्रूसिबल को आप ऐसे ही हैंडल नहीं करेंगे, अगर आपको क्रूसिबल को हैंडल करना भी हो तो आप जो है वो टोंग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, यू कैन यूज द टोंग्स, पिक इट अप एंड ऑल ऑफ दैट, बट अभी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ऐसी स्पेसिफिक। दूसरी ये बात होती है कि बंसन बर्नर को इस्तेमाल करते हुए राइट नाउ यू कैन सी द फ्लेम हैज अ लिटिल बिट ऑफ एन ऑरेंज कलर, ठीक है, अभी हवा आ रही है थोड़ी सी, मैं इधर खिड़की बंद करता हूँ सो दैट ये फ्लेम जो है हमारी सी है, ये अभी जो फ्लेम है ये इतनी ज्यादा हॉट नहीं होगी। इफ यू वांट टू मेक इट मोर हॉट, यहाँ पे आपके पास जो है वो नीचे से आपको जो है वो ऑक्सीजन यानी एयर का जो है वो इनटेक का दिया होता है, यू कैन जस्ट आप इसको जितना ऑन रखोगे यानी जितना खुला रखोगे उसको, उतनी ज्यादा ऑक्सीजन होगी, उतनी ज्यादा आपके पास जो है वो आपकी फ्लेम का टेम्परेचर ज्यादा ज्यादा होगा। अभी हमने जेंटली हीट करना है तो मैं उस एयर ओपनिंग को नहीं खोल रहा, मैं और एक्सेस एयर वहां पे नीचे नहीं डालने की कोशिश कर रहा। लेकिन अगर यहाँ पे लिखा होता है स्ट्रांगली हीट करो इसको, ठीक है, ये खिड़की बंद करनी पड़ेगी, तो फिर हम जो है वो क्या करते, हम जो है वो उसको इस तरह से सेट कर लेते ताकि ये तेज हमारे पास फ्लेम आ रही हो। खैर अभी फिलहाल we're just going to do it like this and we're going to gently heat it for about 4 minutes, ठीक है, तो 4 मिनट्स रुकते हैं और फिर उसके बाद इसको कूल होके और फिर हम देखेंगे इसका क्या मास आ रहा है हमारे पास। ओके सो 4 मिनट्स हो गए, आई टर्न ऑफ द फ्लेम, ठीक है, और अब हम इसको कूल डाउन होने का इंतजार करेंगे। वंस अगेन अगर आपको चुल हो भी, अगर आपको उसको हाथ लगाना ही हो, जस्ट यूज टोंग्स, ठीक है, टोंग से पकड़ के कीजिएगा जो भी करना होगा। अभी मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको टोंग्स भी से भी हैंडल करना तो सिखा दूंगा, बट वी गोइंग टू वेट इट टू कूल डाउन। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप मेथड 2 स्टार्ट कर दें, लेकिन ऑब्वियसली मैं एक वक्त में एक ही चीज कर सकता हूँ अभी रिकॉर्डिंग करते हुए, तो अभी हम उसी को वेट करेंगे कूल डाउन हो जाए एंड देन वी जो है वो टेक इट्स मेजरमेंट। अच्छा सो बेसिकली अब हम रुक गए हैं, ये कूल डाउन हो गया होगा इतना, तो अब हम जो है वो इसका मास ले लेते हैं। आई हैव टर्न ऑन द बैलेंस, अभी ये 0.00 दिखा रहा है, आई डोंट थिंक इट माइट बी क्वाइट विजिबल इन द कैमरा। खैर बहरहाल टोन्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो पार्ट होता है इसमें आप जो है वो जिस भी चीज को आपने करना है वो आप इसको यहाँ पे ग्रैब करते हैं, राइट। क्रूसिबल को उठाने का तरीका क्या होता है, यू फर्मली ग्रैब द बॉल्स, ठीक है, बॉल्स को ग्रैब करते हैं आप वेरी फर्मली एंड देन यू आर गोइंग टू पुट इट एंड देन जो है वो आप अपने टोंग्स को जो है वो रिलीज कर लें। हल्के से टोंग्स फंस जाते हैं, सो आई एम जस्ट गोइंग टू क्विकली रिमूव द टोंग्स, और इस तरीके से इतना कूल डाउन हो गया तो आई कुड टच इट। वरना आप क्या कर सकते हो, वरना यू कैन ऑल्सो टेक सम टिश्यू पेपर, उसको थोड़ा सा मोटा करके एंड यू कैन यूज योर हैंड्स भी टुगेदर, तो वो भी चल जाता है, तो इतना मसले की बात नहीं होती। अच्छा खैर बहरहाल लेट मी जस्ट टर्न ऑफ द फैन एंड टेक द एग्जैक्ट रीडिंग फॉर दिस के क्या आ रही है। ओके सो वी आर गेटिंग 19.81 जो है वो ग्राम्स ऑफ जो है वो इसकी रीडिंग आ रही है। बाकी अगर आपको उसको अंदर से देखना है तो लेट मी ऑल्सो जस्ट शो यू दिस के अंदर से कैसा दिख रहा है। सो अच्छा इतना कूल डाउन हो ही गया है, ये कुछ हो गया है हमारी ग्रीन सॉल्ट को, ये तकरीबन सौंफ जैसे लगने शुरू हो गई है अब। खैर बहरहाल जो भी, ठीक है, टोंग्स आर ऑलवेज अ लिटिल बिट हार्ड टू यूज, पता नहीं क्या करते हैं टोंग्स ज्यादा खराब हो जाती हैं। तो दूसरी टेक्निक क्या होती है कि जस्ट रोल अबाउट सम टिश्यू पेपर, आप थोड़ा सा टिश्यू पेपर लेके उसको रोल अराउंड करके एंड देन यू कैन जस्ट जो है वो सी दैट। अच्छा ये अब आ रहा है 19.81 में आ रहा है, ठीक है, वो क्योंकि टेयर हमारा थोड़ा सा ऑफ हो गया था, वो -0.8 हो गया था। बहरहाल बस 19.81 लिख लिया हमने, वो काफी। अच्छा सो लेट्स रिकॉर्ड आवर मास जो हमने रिकॉर्ड किया था। अच्छा ये देखिए मैंने टेबल कैसे बनाया, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इधर हमने बहुत सारे मासेस मेजर करने थे और फिर हम ये देखना है कि हमने हमें क्या क्या मिलेगा उससे। सबसे पहले मास ऑफ एम्प्टी क्रूसिबल मैंने रिकॉर्ड किया, ठीक है, बिकॉज ताकि मुझे पता हो कि मैं भाई कितना ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो मैंने ये 18.7 ग्राम्स जो है वो ये सॉरी 18.70, ठीक है, क्योंकि मेरा जो है वो 80 एंड रेट टू 0.01 ग्राम्स, तो ये इतना मैंने मेजर कर लिया। मैंने ग्राम्स इधर लिखे हुए हैं तो मुझे इधर ग्राम लिखने की जरूरत नहीं है। कोशिश ये किया करें कि अपनी हेडिंग्स के साथ अपनी यूनिट्स लिख दिया करें स्लैश करके या फिर यूं ब्रैकेट में करके, दैट इज द अप्रोप्रिएट वे टू शो दैट, ठीक है। यहाँ पे अपनी वैल्यूज के साथ नहीं लिखा करें अपनी यूनिट्स, ठीक है, वहीं पे हेडिंग के साथ लिखा करें। अच्छा मास ऑफ एम्प्टी क्रूसिबल हमारा इतना आया था, फिर मास ऑफ क्रूसिबल प्लस FA1 हमारे पास जो आया था वो 20.62 आया था। इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें वो मास मिलेगा जो FA1 का हमने ऐड किया है, राइट। अब लास्ट जो हमारा प्रैक्टिकल था उसमें मैंने आपको बताया था कि ये वाला तरीका हम यूजुअली फॉलो नहीं करते, पहले हम ये रिकॉर्ड करते हैं, फिर मास ऑफ एम्प्टी रिकॉर्ड करते हैं और फिर ये देखते हैं कितना हमने ट्रांसफर कर दिया। लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बात रियलाइज करनी है, वो ट्रांसफरिंग के लिए हमने वो कंटेनर इस्तेमाल नहीं करना था, बल्कि हमने उसको सिर्फ एक इस्तेमाल किया था इसलिए कि हम उससे आगे पे ट्रांसफर कर सके। यहाँ पे हमने क्रूसिबल को ही आगे इस्तेमाल कर, राइट।
So it's completely okay to first go with the mass of the empty crucible, then add the salt and then subtract the two because भाई आगे तो क्रूसिबल इस्तेमाल होना है, क्रूसिबल में तो आगे ट्रांसफर कुछ नहीं कर रहे, तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि भाई क्रूसिबल में कुछ रह जाए, सारा काम तो क्रूसिबल में ही हो रहा है। ठीक है, तो दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग। देन मास ऑफ क्रूसिबल प्लस Fa1 आफ्टर हीटिंग फॉर 4 मिनट्स, जो भी उन्होंने 4 मिनट्स लिखा था, आप चाहें तो आप आफ्टर 4 मिनट्स भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास मास ऑफ क्रूसिबल प्लस Fa1 आफ्टर हीटिंग जो आ रहा था वो आ रहा था 19.81 ग्राम्स। ठीक है, 19.81 ग्राम्स आया था। और अब आप इन दोनों को जो है वो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो आपके पास आपकी वैल्यू आ जाएगी। किन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे? 19.81 और एम्प्टी क्रूसिबल को, तो आपको आ जाएगी कितना आपका Fa1 रिमेनिंग है अभी 19.81 माइनस 18.70। तो ये हमारे पास आ रही है 1.11 ग्राम्स। वी आर गेटिंग 1.11 ग्राम्स। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया। नाउ कैलकुलेट द मास ऑफ वाटर लॉस्ट एंड मास ऑफ आयरन टू सल्फेट दैट रिमेन आफ्टर द हीटिंग। अच्छा, हमारा कितना मास ऑफ वाटर लॉस है और कितना मास ऑफ आयरन सॉल्ट रिमेनिंग है वो हम निकाल चुके हैं। देखो 19.81 माइनस 18.70, ये जो 1.11 आया है ये है जो आयरन टू सल्फेट वाली सॉल्ट जो हमारी रिमेनिंग है इसमें से पानी ओढ़ने के बाद, राइट। सो आई नो दैट मास ऑफ सॉल्ट रिमेनिंग कितना आया है, वो मैं दोबारा से यहाँ पे कैलकुलेशन भी करके दिखा रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है कैलकुलेट कर दो दोबारा। ठीक है, तो हो सकता है ऊपर जो है उसके मार्क्स ना हो, मैं नीचे भी कर देता हूँ। सो मैं कर देता हूँ 19.81 माइनस 18.70, 19.81 माइनस 18.70 विच इज वर्किंग आउट टू बी 1.11 ग्राम्स। ठीक है, तो 1.11 मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। एंड देन मास ऑफ वाटर लॉस्ट वो कहाँ से आ रहा है या वो हमने कैसे निकाला? वो हमने ऐसे निकाला कि हमने 20.62 में से 18.70 माइनस किया तो 1.92 आया, फिर 1.92 में से हमने 1.11 सब्ट्रैक्ट किया है, तो मेरे पास आ जाएगा मेरा कितना जो है वो मास ऑफ वाटर मैंने लूज किया है। ठीक है, सो आप चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं, वरना अगर आपने ऊपर कैलकुलेशन करके दिखाई भी कि भाई कैसे है कैसे नहीं हो रहा, तो आप 1.92 माइनस 1.11 सीधा भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे 1.92 माइनस 1.11 ही कर रहा हूँ। एग्जामिनर ऊपर देख लेगा, उसको समझ में आ जाएगा कि इस बच्चे ने जो है वो सही तरीके से वर्किंग अपनी करी, तो उसने टेबल ही इतना एलैबोरेट बनाया था, तो अब उसको कोई जरूरत नहीं है बार बार जो है वो वही कैलकुलेशंस करके दिखाने की। दैट्स कंप्लीट ओके। इवन फैक्ट अगर मैं ये भी नहीं दिखाता, मैं 1.11 डायरेक्ट भी लिख देता तो उसको नजर आ रहा था कि इस बच्चे ने ऊपर कैलकुलेशन करी हुई है। ठीक है, तो मास ऑफ वाटर लॉस्ट एक्चुअली, सॉरी मैंने ऊपर नीचे लिख दिया, ये मैंने देखा नहीं। ये है 1.11 और ये है 0.81 ग्राम्स द मास ऑफ वाटर लॉस्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, use your answer to B to calculate how many moles of water were lost and the moles of iron to sulfate remaining after heating. Show all of your working. अब हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है मोल्स कितने थे। तो मोल्स कैसे निकालते हैं, मोल्स का तो एक ही फॉर्मूला होता है विच इज इजी इजी। ठीक है, तो मोल्स निकाल लेते हैं हम। मोल्स ऑफ FeSO4 रिमेनिंग, यानी कितने FeSO4 रिमेनिंग है वो कैसे निकालता है, मास अपॉन MrAr करके, राइट। सो मास क्या है हमारे पास 1.11, दैट इज रिमेनिंग 1.11, दैट वाज द रिमेनिंग। हम डिवाइड किससे कर से करेंगे, हम डिवाइड करेंगे हमारे पास 1.11 डिवाइडेड बाय द MR ऑफ FeSO4, दैट्स 55.8। यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं नीचे साथ साथ, 55.8 प्लस 32.1, 4 ऑक्सीजन है तो 4 टाइम्स 16, that's 30.1 plus 4 into 16, we are getting 7.307, बस इतना काफी है मेरे ख्याल से, 7.307 इंटू 10 to the power -3 मोल्स। ठीक है, और पानी के अगर मैं मोल्स निकालना चाहूँ तो वो भी बहुत आसान है, हम मोल्स ऑफ H2O निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। वो क्या आ जाएंगे, पानी के कितने मोल्स उड़े थे, 0.81 रहे थे, उड़े थे। ठीक है, मोल्स ऑफ वाटर लॉस ना, यस। सो 0.81 डिवाइडेड बाय दी MR ऑफ वाटर। पानी के अंदर 2 हाइड्रोजन होते हैं, सो 2 प्लस और 1 ऑक्सीजन, तो फिर 16 आप प्लस कर लेंगे, यानी 18 से आप डिवाइड कर रहे हैं, तो 0.81 डिवाइड बाय 18 दैट इज 0.045, 0.045 मेरे पास ये आंसर आ रहा है। द हाइड्रेटेड आयरन टू सल्फेट कंटेन्ड, हाउ मच डिड इट कंटेन वाटर, इट कंटेन 0.045 मोल्स ऑफ वाटर बिकॉज यही उड़ा है। एंड डैश मोल्स ऑफ FeSO4, दीज आर द मोल्स ऑफ FeSO4। अच्छा, अब ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं देख लूं हम कितना राइट करेंगे इसको। 3 सिग्निफिकेंट और ये इधर 2 सिग्निफिकेंट आया, लेकिन हम 3 सिग्निफिकेंट ले सकते हैं इसको आगे, सो 3 सिग्निफिकेंट ही लेके चलते हैं अपनी वैल्यूज को।
ठीक है, सो 0.0450 कर लेते हैं इसको, बल्कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। लेट्स राइट दिस टू 4.50 इंटू 10 to the power 1 2 3 3 इंटू 10 to the power -3। ठीक है, 1 2 सॉरी इंटू 10 to the power 2 नॉट 3। सो 4.50 इंटू 10 to the power 2, ये मैंने 3 सिग्निफिकेंट लिख लिया। ठीक है जी, और ये भी हम 3 सिग्निफिकेंट लिख लेते हैं 7.31। बिल्कुल सही है। अच्छा, यूज योर आंसर टू सी डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स इन द हाइड्रोजन पचली। अब इसकी वैल्यू ऑफ एक्स कैसे निकलेगी, ये इंपॉर्टेंट है, ये यहीं से ही निकलेगी, इधर से ही निकलेगी। अगर आप इसको जरा गौर से देखो, आपको क्या नजर आ रहा है, आपको नजर आ रहा है कि यार इसका फॉर्मूला ये बोल रहा है कि FeSO4 टू H2O का जो रेशियो है वो क्या है, वो 1:x है। 1:x, 1 FeSO4 हैज x मोल्स ऑफ वाटर। नाउ यू नो द मोलर रेशियो, आप ऊपर नीचे ये लिख लो। ठीक है, यानी मुझे पता है ये 7.31 इंटू 10 to the power -3 है, और ये कितना है, ये 4.50 इंटू 10 to the power -2। ठीक है जी, अब आपने जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है और x की वैल्यू अपने पास निकाल के लिख लेनी है। सो दैट इज 4.50 इंटू 10 to the power -2 डिवाइडेड बाय 7.31 इंटू 10 to the power -3। सो वी आर गेटिंग अ वैल्यू ऑफ x जो आ रहा है वो मेरे पास आ रहा है 6.1559। ठीक है, अब एक्चुअल वैल्यू जो होती है FeSO4.x में वो 7 होती है, हमारी 6 आई है। नाउ दैट मीन्स कि हमने कुछ ना कुछ एरर किया होगा या हमारी बहुत ज्यादा अच्छी एक्सपेरिमेंट नहीं हुई। ठीक है, बट दिस इज विद इन द एक्सपेरिमेंटल अनसर्टेनिटी, तो कोई मसले की बात नहीं है। दूसरी बात ये है, एक्स इज एन इंटीजर, इट्स अ होल नंबर, डू नॉट राइट इट टू डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, तो आप इसको 6 ही लिखेंगे। ठीक है, अगर ये फॉर एग्जाम्पल 6.5 होता तो आप उसको राउंड अप करके 6.7 7 लिख सकते हैं। ठीक है, राइट इट एज 7। ठीक है, आप 0.5 को ऊपर नीचे राउंड ऑफ कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू। 0.5 आ रहा है तो उसको नीचे भी राउंड अप कर सकते हैं, ऊपर भी राउंड अप कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, आना ये 7 चाहिए था लेकिन हमारे पास 6 आया। अब इस बात का क्या मतलब, लाइक लेट्स थिंक ऑफ इट, लाइक क्या हो सकता है, हमने ऐसा ऐसा क्या एरर किया या हमने ऐसी क्या गलती करी कि यार हो सकता है कि ये हमारे पास गलती, ये हमने जो है वो इश्यू आ गया हमारे पास, और अगर हम इसको हल्का सा थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाते तो क्या हो सकता है हमारे पास ये रहता। अब जो याद पड़ रहा है, जो मुझे फील हो रहा है कि दिस कुड बी एन एरर, और आगे हमें ऐसा एरर डिस्क्राइब करना है तो वो भी आपको बताऊंगा। मैंने 4 मिनट्स एग्जैक्ट में जाके बंद कर दिया था। ठीक है, मतलब मैंने जो है वो, मुझे थोड़ा सा और चलना चाहिए, मतलब इट वॉज एट 4 मिनट्स, मैंने अप्रोक्सीमेटली 4 मिनट्स के लिए किया है, बट हो सकता है मैंने 4 मिनट से हल्का सा कम के लिए किया हो। मतलब आई डिड नॉट गिव इनफ टाइम फॉर द वाटर टू इवेपोरेट, मुझे हल्की सी और इसको जो है वो देना चाहिए था, मतलब मुझे अपने 4 मिनट्स कंप्लीट करने चाहिए थे। मे बी दैट वॉज माई एरर, बिकॉज हम जो है वो एक क्लॉक ऐसी इस्तेमाल कर रहे थे, लैपटॉप की क्लॉक इस्तेमाल कर रहे थे, तो उधर मैंने प्रॉपर्ली ज्यादा टाइम नहीं किया, मैंने देखा भाई 4:07 से 4:11 हो गया, तो मैंने अपनी जो है वो रोक दी हीटिंग। हो सकता है यहीं पे ही एरर आया है, यहाँ पे तो ज्यादा पानी इवेपोरेट नहीं कर पाया। ठीक है, द वाटर कुड नॉट लीव। ठीक है, तो हो सकता है वो इश्यू हो। दूसरा ये होता है कि देखें, आपके एक्सपेरिमेंट का क्रक्स क्या है, आपके एक्सपेरिमेंट का क्रक्स ये कि आपने सारा का सारा पानी उड़ाना है। क्या पता कि कुछ पानी जो है वो बेचारा वहां पे नीचे सॉल्ट के नीचे की लेयर के अंदर ट्रैप हो गया, वो बाहर निकल नहीं पाया। राइट, सो द बेटर टेक्निक क्या होती क्या भाई, आप इसको पहले हीट करते, फिर आप इसको जो है वो मास मेजर करते इसका, फिर दोबारा से कोई हीट करते, फिर दोबारा से मास मेजर करते, फिर रीहीट करते, फिर मास मेजर करते। तो इससे क्या फायदा होता है कि जब आप कंसेक्यूटिवली बार बार इसको गर्म करते और फिर इसका मास लेते, तो फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसा होता, यू वुड हैव गॉटन समथिंग लाइक दिस। लेट्स से ये 19.81 आया था ना आफ्टर हीटिंग, क्या आपने थोड़ा दोबारा से रीहीट किया और उसके बाद ये आने लगा 19.75। तो इसका मतलब है सारा का सारा पानी नहीं उड़ा था रीहीटिंग के बाद, आपने फिर रीहीट किया, आपने देखा है कि यार अब क्या उड़ गया सारा, और अब आता है 19.70। तो आपने कहा नहीं, फिर मुझे दोबारा से रीहीट, आपने दोबारा से रीहीट करा, अब 19.70 दोबारा से आ गया, मतलब अब कोई और पानी नहीं उड़ा। सो देन आई वुड हैव टेकन दिस बैक। हो सकता है ये जो 19.81 है इसमें सारा पानी नहीं उड़ा, और मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा ही हुआ है, जब भी हमारे पास पानी वहां पे कम आ रहा है, राइट, ऑल ऑफ द वाटर डिड नॉट एवापोरेट। सो दैट इज मोस्ट प्रॉब्ली द इशू दैट आई, जो मेरी एक्सपेरिमेंट में हुआ। ठीक है, तो ये हो सकता है ज्यादातर फॉर द ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, जब भी आप हम ये वाला करोगे तो हम रीहीट कर करके दोबारा दोबारा देखते हैं, यहाँ पे जो है वो ये इशू है। ठीक है जी, विद माई, अब मैं आपको अपनी एक्सपेरिमेंट का बता रहा हूँ, मैं ये नहीं बता रहा आगे वाला आगे जो हमें एरर डिस्क्राइब्ड है वो ये वाला एरर नहीं है, वो डिफरेंट काइंड ऑफ एरर। हमारी इधर वैल्यू अंडरस्टेट करिए कम आई है, हमें क्या करना है, हमें इसको 7 तक लेके जाना था। आगे हमें जो एक एरर बताया हुआ है वो ये बोला बोला हुआ है कि एरर 9 आया है, अब वैल्यू इंस्टेड ऑफ 7 इट हैज कम आउट टू बी अ 9, ज्यादा आ गई है।
सो देन ओवर हियर भी आप यहाँ पे बता सकते हो कि यार यहाँ पे अब एक डिफरेंट होगा, यहाँ पे ओवर स्टेटमेंट का एरर दिया जाएगा, अंडर स्टेटमेंट का एरर नहीं दिया जाएगा। खैर हम उस पर आते हैं। मेरे पास यहाँ पे 6 आ गई है, इट्स नॉट टू बैड, इतनी कोई गलत वैल्यू नहीं है। हम इसको रिपीट करते एक्सपेरिमेंट को और करते और प्रॉपर्ली इसको रीहीट कर करके दोबारा से देखते, तो मोस्ट प्रॉब्ली वी वुड हैव गॉटन द करेक्ट वैल्यू। ठीक है। दूसरा जो मुझे मसला फील हुआ इस एक्सपेरिमेंट में, और जो यहाँ पे एन एम्बिग्विटी यहाँ पे मतलब बहुत एम्बिग्यूस है यहाँ पे, वो ये है कि लिड के बारे में कुछ नहीं बताया हुआ। एंड जब मैंने सॉल्ट को क्लोजली एनालाइज किया तो आई सॉ सम ऑक्सीडेशन हैविंग टेकन प्लेस, मतलब Fe3+ रेड सॉल्ट बन गई थी, Fe3+ की सॉल्ट बन गई थी। आई कुड सी सम रेड क्रिस्टल्स एट द बॉटम ऑफ द क्रूसिबल। सो मोस्ट प्रॉब्ली कुछ ऑक्सीडेशन भी हो गई वहां पे, राइट, कुछ रिएक्शन हो गया और हमें रिएक्शन नहीं करवाना था। मोस्ट प्रॉब्ली यू शुड हैव हीटेड अप विद द लिड, लिड के साथ आप करते, फिर आप लिड हटाते ताकि सारा पानी उड़ जाए एक ही दफा में, फिर दोबारा से हीट करके फिर यू वुड हैव टू यूज द लिड। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी नहीं दी हुई, तो थोड़ा सा ओपन एंडेड है। आपको थोड़ा सा इधर मैं रियलाइज करवा रहा हूँ साथ साथ कि ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस करते करते क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, क्या क्या मिस्टेक्स हो सकती है। ठीक है। तो यहाँ पे काफी सारे इश्यूज थे विच आई जस्ट टोल्ड यू जबानी। ठीक है। तो आपको हो सकता है व्हेन यू डूइंग योर प्रैक्टिकल यू सी सम ऑफ दीज इश्यूज, और हो सकता है वहां पे आपको एरर से कोई काम आ जाए। तो मैंने आपको दो अभी डिस्क्राइब कर दिए, एक आखिरी एरर जो ओवर स्टेटमेंट का है वो भी मैं आपको आखिर में डिस्क्राइब करता हूँ। अच्छा, अब हमारा मेथड 2 जो है वो हमें एक टाइट्रेशन परफॉर्म करनी है। इट्स गोइंग टू बी एग्जैक्टली सिमिलर जैसे मैं आपको प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी रिडॉक्स टाइट्रेशन दिखा चुका हूँ, कैसे करनी है कैसे नहीं करनी है, उसमें जो भी सारी डिटेल्स थी। तो मैं इसमें इतना ज्यादा वो जो है वो क्लोजअप शॉट्स नहीं रहूंगा क्योंकि और कोई चीज समझाने को नहीं है, बस मैं रिटरेट कर दूंगा पॉइंट जो हमें करने हो। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, फिल अ ब्यूरेट विद Fa3 एक्वस पोटेशियम मैग्नेट। मेक श्योर कीजिएगा कि आपका ब्यूरेट इस्तेमाल करने से पहले, अगर आपको ब्यूरेट अब आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ठीक है, और आपने इससे पहले इसको KMnO4 को जो है वो KMnO4 के लिए इस्तेमाल नहीं किया, तो अब आप उसको ऑब्वियसली आपको वॉश करना पड़ेगा विद KMnO4। ठीक है। मैंने जस्ट प्रीवियस वाला प्रैक्टिकल रिकॉर्ड किया तो ऑलरेडी दिस इज बीन यूज्ड फॉर KMnO4, तो मैं इसको दोबारा से वॉश नहीं कर रहा, इंस्टेड में इसमें डायरेक्टली KMnO4 भर के एंड नाउ आई विल डू माय नेक्स्ट प्रैक्टिकल। लेकिन अगर हमने नहीं किया होता अगर इसको पहले से इस्तेमाल, तो फिर हम इसको हल्का सा KMnO4 डाल के पहले रिंस आउट कर लेते। ठीक है। और फिर हम उसको दोबारा से रिफिल करते। अभी मैं इसको डायरेक्टली जो है वो KMnO4 से भर लेता हूँ। ठीक है। बाकी जो है वो मैं रिटॉर्ट स्टैंड और अपनी क्ले की टाइल, व्हाइट क्ले टाइल भी आगे रख लेता हूँ। एंड लेट्स प्रिपेयर इट फॉर द टाइट्रेशन। अच्छा जी, वंस अगेन जस्ट टू रिइटरेट, ये हमेशा अनफिल्ड ही होता है जब आप पहले भर रहे होंगे। मेक श्योर कर लीजिएगा कि ये भी जो गैप है ये भी फिल हो जाए। कैसे करेंगे, इसको आप ओपन कर देंगे हल्का सा ओवर द सिंक ताकि जो है वो ये भी भर जाए। ठीक है। बहुत ज्यादा जाया करने की जरूरत नहीं है, जस्ट मेक श्योर कि ये जो है वो इतना आपके पास फिल हो जाए। ठीक है। नाउ यू कैन सी क्लियरली कि वो मैंने यहाँ पे भी अपना KMnO4 जो है वो यहाँ पे भर दिया है। आई एम गोइंग टू क्लैम्प इट राइट ओवर हियर। हम इसको क्लैम्प डाउन कर लेते हैं यहाँ पे, और दिस इज गुड। फिर हमें क्या करना है, पिपेट करना है 25 cm क्यूब ऑफ Fa2 इनटू अ कॉन्फास एंड यूजिंग मेजरिंग सिलेंडर टू अप्रोक्सीमेटली ऐड 20 cm क्यूब ऑफ Fa4। तो ये हमारा जो है वो Fa2 है। ठीक है। दिस इज द मोहर सॉल्ट सॉल्यूशन। वहां पे आपको ऑब्वियसली एक्वियस, आई डोंट नो व्हाट दे हैव रिटन, दे रिटन एक्वियस आयरन 2 सल्फेट, तो हम एक्वियस आयरन 2 सल्फेट का सॉल्यूशन आपका Fa2। इसका 25 cm क्यूब का पोर्शन लेते हैं जल्दी से। वंस अगेन वही है चीज भाई, आप पिपेट इस्तेमाल करना है, इसको निकालने के लिए इस्तेमाल करना है, तो मेक श्योर कर लें आप इसको जो है वो इससे धो लें, हल्का सा रिंस आउट कर दें। ठीक है। तो लेट मी गेट माय पिपेट फिलर एंड we're just going to put it on top of this, open this। ठीक है। मैं हल्का सा जो है वो साइफॉन आउट कर रहा हूँ। ठीक है। मैंने पहले से डिस्टिल्ड वाटर से इसको वॉश किया हुआ था, तो इसलिए मैंने इसको दोबारा से डिस्टिल्ड वाटर से वॉश नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ऑब्वियसली आप इसको अंदर इसके अंदर डालने से पहले आप इसको मेक श्योर कर दें कि मैं इसको डिस्टिल्ड वाटर से भी वॉश कर दूँ। ठीक है। और जो है वो हम इसको जो है वो अब वॉश कर लेते हैं। नाउ दिस इज कंप्लीटली सुटेबल टू ट्रांसफरिंग 25 cm क्यूब पोर्शंस। वंस अगेन थोड़ी सी ये वाली सॉल्ट जो है वो इनसॉल्युबल होती है, तो जब भी आपको ऐसा फील हो आप उसको जो है वो मिक्स अराउंड कर लेंगे तो ये प्रॉपरली डिसॉल्व हो ही जाती है। ठीक है। लेट्स गेट आउट अ 25 cm क्यूब का पोर्शन। ठीक है। लेट्स ऑल्सो गेट अ केमिकल फ्लास्क, आई हैव ऑलरेडी रिंस्ड इट अप विद डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है। ये भी हो गया हमारा। एंड अब जो है वो 25 cm क्यूब का पोर्शन मैं निकाल देता हूँ इसमें से। ऑलवेज रिमेंबर कलर्ड सॉल्यूशंस का लोअर मेनिस्कस अलाइन किया जाता है और कलर्ड सॉल्यूशंस का अपर मेनिस्कस पढ़ा जाता है।
सो ट्रांसफर कर लेते हैं हम इसको, ये हमारा 25 cm क्यूब का पोर्शन इसमें आ जाएगा। एंड देन फिर हम अपनी टाइट्रेशन जो है वो परफॉर्म कर लेंगे। वंस अगेन विद रिडॉक्स टाइट्रेशन देयर इज नो यूज ऑफ अनदर इंडिकेटर, आप डायरेक्टली जो है वो KMnO4 को ही एज एन इंडिकेटर इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये लिखा हुआ है कि हमने जो है वो 20 cm क्यूब ऑफ H2SO4 इसमें जो है वो ऐड करना है। ठीक है, तो वो मैं ऐड कर लेता हूँ। हम एक मेजरिंग सिलेंडर ही इस्तेमाल कर लेते हैं उसके लिए। ठीक है, वंस अगेन क्योंकि ये अप्रोक्सीमेटली ऐड करना है तो इसकी इतनी कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं तकरीबन जो है वो 20 cm क्यूब इसमें मेजर आउट करके मैं जो हूँ फिर वो ट्रांसफर कर देता हूँ। सो ठीक है, ये आ गया हमारे पास 20 cm क्यूब। लेट्स जो है वो ऐड इट इनटू दिस। सही है, तो ये 20 cm क्यूब हमारे पास ऐड हो गया है इसमें। और अब मैं जो है वो अपनी टाइट्रेशन परफॉर्म कर लेता हूँ। पहले हम एक रफ टाइट्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो हम कर लेते हैं एंड देन फिर मैं फाइन टाइट्रेशन कर लूंगा। प्रोसीजर एग्जैक्टली वही होगा कि हम ड्रॉप करते रहेंगे तो जो पिंक ड्रॉपलेट्स हैं वो एकदम से कलरलेस सॉल्यूशन में तब्दील होते जाएंगे। ठीक है, और फिर इवेंचुअली एट द एंड पॉइंट पिंक कलर जो है वो परसिस्ट कर जाएगा। सो हमारी जो इनिशियल रीडिंग आ रही है बाय रीडिंग द अपर मेनिस्कस फॉर कलर्ड फ्लूइड्स, इट इज कमिंग आउट टू बी अ 4.4। ठीक है, 4.4 आ रही है। लेट्स परफॉर्म द टाइट्रेशन नाउ। सो वी हैव रीच्ड आवर एंड पॉइंट। ठीक है, तो ये हमारे पास तकरीबन आया है, इट्स एग्जैक्टली 28.00। ठीक है, तो हमने हमारी जो है वो तकरीबन 28.00 पे हमारा ये एंड पॉइंट रीच हो गया है। ठीक है, अब मैं फर्दर ही इसके अराउंड टाइट्रेशन परफॉर्म करता रहूंगा। ठीक है, आई विल बी सीइंग दैट कि हमारी ये जो है वो क्या रीडिंग आ रही है। मेरी वैसे कोशिश ये होती है कि ये जो है वो मेरा जो है वो टाइट्रेशन एक ही दफा में सही हो। ठीक है, मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा कि आप जब लैब्स में प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हो तो आप टाइट्रेशन कम से कम परफॉर्म करने की कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा परफॉर्म करने का और फायदा नहीं होता। सो मेक श्योर रफ को भी, इसका मतलब ये नहीं रफ है तो आपने बिल्कुल ही दे मार 4.5 की तरह आपने जो है वो सब उसमें ऐसे ही डाल दिया बगैर सोचे समझे। वो थोड़ी तेज करते हैं आप, लेकिन फिर भी यू डू गेट द आइडिया। अच्छा है, बस इधर आने वाला है, मैं हल्का से स्टॉप करके अब मैं ड्रॉप वाइज कर देता हूँ। सो जनरली स्पीकिंग विद इन 3 टाइट्रेशन आपका हो जाना चाहिए, यानी एक रफ और 2 आपके पास कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग्स आ जाए, आपके पास हो जाना चाहिए है। इतना ज्यादा टाइम नहीं, डोंट स्पेंड टू मच टाइम जस्ट डूइंग टाइट्रेशंस। ठीक है, तो जो है वो हमारे पास जो है वो ये रीडिंग आ रही है इसकी, जो मैंने आपको बता दी। ठीक है, बाकी मेरे ब्यूरेट की थोड़ी सी इशू भी है, तो वो हल्का हल्का जो है वो उसका इशू रहता है। उसको थोड़ा जल्दी करने में वो थोड़ा सा ड्रॉप्स जो है उसके स्पार्स हो जाते हैं। बट खैर बहरहाल दिस इज द टाइट्रेशन। अब मैं बाकी जो फर्दर टाइट्रेशन होगी वो परफॉर्म करके एंड देन आई विल सॉल्व एवरीथिंग ऑन द स्क्रीन फॉर। ठीक है। अच्छा, फिर जो है वो हमने कुछ टाइट्रेशन परफॉर्म करी थी, हमारा मेथड 2 था। वो था ना, अपेरेंटली मेथड 2 से कोई कैलकुलेशन नहीं दी गई है आगे, यू कैन डोंट नीड टू डू एनी कैलकुलेशन फर्दर इससे आगे। तो ये है, हमें फर्दर कोई इससे कैलकुलेशन नहीं करनी है आगे। तो दैट्स समथिंग। बट जो है वो मैं आपको फिर भी जो है वो हल्का सा इसका डेमो जरूर दिखाऊंगा कि कैसे टाइट्रेशन के थ्रू आप निकाल सकते थे कि कितने मोल्स ऑफ वाटर थे। ठीक है, द कैलकुलेशन गोइंग टू बी अ लिटिल बिट हार्डर, और थोड़ी सी मुझे आपको और एक्स्ट्रा चीजें बतानी पड़ेंगी। ठीक है, जो यहाँ पे हमारे लिए एक्सपेरिमेंट डिफाइन नहीं थी, बट जस्ट टू ओपन अप योर माइंड एंड टेल यू हाउ यू कैन यूज टाइट्रेशन टू वर्क आउट द मोल्स ऑफ वाटर एज वेल। ठीक है। अच्छा, पहले मैंने जो है वो एक रफ टाइट्रेशन परफॉर्म करी थी। मेरी जो रफ टाइटर आया था, उसकी जो मेरे पास फाइनल आई थी वो आई थी 30.20। जो मेरे पास इनिशियल थी वो आई थी 0.80। और मैंने जो इस्तेमाल किया था, सॉरी माय बैड, गलत लिख दिया मैंने, एक सेकेंड, मैं पुरानी वाली एक्सपेरिमेंट का लिख रहा हूँ। दिस वॉज 28.00 एंड देन 4.40, और मेरे पास आया था 23.60। ठीक है। अच्छा, मेरे पास जो है वो ये आया। नाउ अपेरेंटली जो है वो ये जो रफ टाइट्रेशन थी ये इतनी अच्छी परफॉर्म नहीं हुई थी। मैं जो फर्स्ट एंड सेकंड जो उसके आगे फिर टाइट्रेशन परफॉर्म करिए तो उसमें मेरे पास थोड़ा सा टाइटर जो है वो ज्यादा आया था इंस्टेड ऑफ दिस। हो सकता है कुछ ना कुछ रफ टाइट्रेशन में मैंने जो है वो मिस्टेक कर दिया, तो मैं अपनी जो है वो फाइन टाइट्रेशन जो है वो प्रॉपर्ली लिख रहा हूँ। मेरी जो फर्स्ट टाइट्रेशन थी उसके अंदर मेरी जो फाइनल आई है वो मेरे पास आई है 25.90, और मेरी जो इनिशियल थी वो आई थी 1.20, and this worked out to be a 24.70। एंड जो मैंने फिर दूसरी परफॉर्म करी है उसमें मेरे पास आया 35.00, और ये आया 10.20। ठीक है, मेक श्योर 2 डेसिमल प्लेसेस ही लिखे आप।
और ये आ गया हमारे पास 24.80। ठीक है, आई डोंट नो व्हाई माय रफ टाइट्रेशन वर्कड आउट टू बी वेरी फार फ्रॉम दीज टू, मतलब इनसे छोटी निकल आई, हालांकि ज्यादातर जो है वो इससे ज्यादा ही आती है। हो सकता है मैंने कुछ इशू कर दिया हो, कुछ एरर कर दिया हो, बट फर्दर मैं जो फाइन टाइट्रेशन करी वो मैंने बिल्कुल सही तरह ही परफॉर्म की थी। तो मेरे पास 24.70 25.80 मेरे पास ये मेरी कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग्स मेरे पास ही आ गई। रिमेंबर रफ टाइट्रेशन कभी भी, अगर ये 23.60 और ये 23 पॉइंट लेट से 50 भी आती ना, आप इन दोनों को कभी भी चूज नहीं करते, रफ टाइट्रेशन को कभी चूज नहीं करते, रफ टाइट्रेशन को हमें हमेशा निकाल के ही करते। तो दूसरी बात जो है, कॉन्कॉर्डेंट आ गई तो फिर और करने की जरूरत नहीं है, कॉन्कॉर्डेंट नहीं आती तो फिर आप एक तीसरी करते हो और फिर आप देखते कि क्या होता। बहुत ज्यादा टाइट्रेशन परफॉर्म करना ये मकसद नहीं होता, बल्कि कॉन्कॉर्डेंट वैल्यू निकालना ये मकसद होता है हमारा। ठीक है, तो दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये मेरे पास जो है वो मेरी वैल्यूज आ रही हैं, और अगर मैं इसकी एवरेज निकालना चाहूँ तो मेरे पास एवरेज आ जाएगी 24.75 की। ठीक है, 24.75। ठीक है, और मैं टिक्स भी लगा लेता हूँ इन दोनों के नीचे। कहाँ लिखा हुआ है, शो अंडर द रीडिंग्स यूज्ड इन योर नोट्स। ठीक है, तो मैं जो हूँ वो ये टिक यहाँ पे लगा लेता हूँ कि भाई मैंने ये और ये इस्तेमाल कर लिया। सो दैट इज दैट। अच्छा, अब यहाँ पे आगे जो है वो क्वेश्चन खत्म हो गया, अब आगे जो है वो एरर्स वगैरह उनकी बातें हो रही हैं। यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यार कैसे टाइट्रेशन के रिजल्ट्स को इस्तेमाल करके वी कुड हैव वर्कड आउट दी मोल्स ऑफ वाटर इन दिस सॉल्ट, कैसे निकाले जा सकते थे वो। ठीक है, तो वो हम निकालने की कोशिश करते हैं। अब अगर हम यहाँ पे आते हैं, नाउ दिस इज गोइंग टू बी बिट डिफरेंट। मैं आपको ये बता देता हूँ कि मेरे पास सॉल्ट जो मैंने इस्तेमाल करी है यहाँ पे, उसका फॉर्मूला क्या था। ठीक है जी, और फिर हम फर्दर से कैलकुलेशन में। ठीक है, हमने Fa2 इस्तेमाल किया था। Fa2 जो थी वो हमारी क्या थी, NH4 2SO4 डॉट FeSO4 डॉट XH2। ठीक है, यहाँ पे वो मैं x प्लेस कर रहा हूँ। दिस x इज सम वैल्यू, वो मैं आपको एंड में बताऊंगा, जो भी हमारे पास वैल्यू आती है कि वो एक्चुअली हमारी वो कोइंसाइड कर रही कि नहीं कर रही, क्या है क्या नहीं, वो हम देखेंगे। तो NH4 2SO4 डॉट FeSO4 डॉट XH2, दिस इज दी फॉर्मूला ऑफ आर सॉल्ट, ये कहलाती है मोहर सॉल्ट। ठीक है, दिस इज नोन एज मोहर सॉल्ट। दिस इज अमोनियम फेरस सल्फेट। ठीक है, यानी इसमें अमोनियम के भी आयंस होते हैं, इसमें आयरन के भी आयंस होते हैं, सल्फेट के भी आयंस होते हैं, उसमें पानी भी होता है, हाइड्रेटेड सॉल्ट है ये। अच्छा, ये कर लिया हमने। इसका जो हमने मास मेजर की, मास इस्तेमाल किया था। ठीक है, इसका जो हमने मास इस्तेमाल किया था, मास यूज्ड, हमने इसका मास इस्तेमाल किया था 4.9 ग्राम्स। ठीक है, जिससे जिससे मैंने 250 cm³ का सोल्यूशन बनाया था। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जो हमारे पास वो जो मॉर्स सोल्यूशन जो मैं इस्तेमाल कर रहा था, जो एग्जामिनर आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ था, वो इस तरीके से बना था। 4.9 ग्राम्स ऑफ मैंने ये मेजर आउट किए, और इससे मैंने 250 cm³ का सोल्यूशन बनाया, और वो मैंने H2SO4 डाल के और जो है वो पानी इस्तेमाल करके मैंने वो सोल्यूशन बनाया। सोल्यूशन के अंदर मैं फर्दर डिटेल्स नहीं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि सोल्यूशन कैसे बना, बस ये हमें पता चाहिए भाई 4.9 ग्राम्स से हमने बनाया है और 250 cm³ का सोल्यूशन बनाया है। अच्छा, दूसरी बात जो है, जो आपने ये इस्तेमाल किया Fa3, ठीक है जी, दैट इज पोटेशियम मैग्नेट, वो 0.01 मोल पर डीएम क्यूब था। ठीक है जी, तो Fa3 भी लिख लेते हैं यहाँ पे, दैट वाज 0.01 मोल पर डीएम क्यूब KMnO4। अच्छा, दूसरी बात जो है वो यहाँ पे मैंने लास्ट उसमें भी आपको जो है वो बताया था, दिस सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज जस्ट फॉर टू बी यूज्ड विद द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका अपना कोई काम नहीं। ठीक है, तो ये थोड़े से रिजल्ट्स को रिलायबल करने के लिए, थोड़ी सी ऑक्सीडेशन बेटर बेटर होने के लिए, देखिए दिस इज नीडेड बाय द ऑक्सीडाइजिंग जो है वो एजेंट। क्योंकि बेसिकली अगर आप देखें, जब हमारे पास ये रिडॉक्स रिएक्शन होता है, ठीक है, सो व्हाट इज बेसिकली हैपनिंग, वो ये हो रहा होता है, एक्चुअली मतलब ये हाफ इक्वेशन नहीं है, खैर मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ कि ज्यादातर जब हमारे ऑक्सीडेशन होती है उसमें दो नेगेटिव स्पीशीज एक्चुअली रिएक्ट करना चाहिए होती है, राइट, एंड दैट्स नॉट रियली फीजिबल। तो इस रिएक्शन को फीजिबल करने के लिए हमें एसिड पाथवे, बेसिकली एसिड को आप समझ सकते हैं एज अ कैटलिस्ट है, वो उसका एज सच रिएक्शन में कोई मैकेनिज्म में वो भी टेक पार्ट नहीं कर रहा, वो बस ये है एक्टिवेशन एनर्जी को हल्का सा लोअर कर रहा है, रिएक्शन को थोड़ा सा फीजिबल कर रहा है। तो सल्फ्यूरिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन में आपको बताऊं ना बताऊं, इट डज नॉट मैटर, आपने डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स कंप्लीटली ओके, इट्स नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस एनी चेंजेस, बिकॉज हम जब भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं उसको एसिडिफाइड फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, रिमेंबर दैट वी विल ऑलवेज यूज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिफाइड फॉर्म। अच्छा, अब अब हमारे पास क्या आया है, हमने ये देखा कि यार 24.75 cm³ एवरेज टाइटर इस्तेमाल हुआ है KMnO4 का, राइट, सो वी कैन वर्क आउट द मोल्स ऑफ KMnO4, द मोल्स ऑफ KMnO4 जो इस्तेमाल हुए हैं टू न्यूट्रलाइज या फिर टू जो है वो रीच द एंड पॉइंट
विद दिस सोल्यूशन विद 25 cm क्यूब ऑफ मोहर सोल्यूशन, ये 24.75 cm क्यूब हमारे पास वॉल्यूम था। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो मैंने इधर दी हुई है आपको, उसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ विद द वॉल्यूम ऑफ KMnO4 दैट आई यूज्ड, वो मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ और मैं अपनी रीडिंग यहाँ पे निकाल सकता हूँ मेरे पास क्या आ रही है। सो 0.01 मल्टीप्लाइड बाय 24.75 इंटू 10⁻³ 2.475 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, सो 0.01 इंटू दिस आई एम गेटिंग दिस मेनी मोल्स ऑफ KMnO4 आई यूज्ड। ठीक है, इतने मैंने मोल्स ऑफ KMnO4 जो है वो इस्तेमाल कर लिए हैं टू न्यूट्रलाइज 25 cm क्यूब ऑफ Fe2+। हम ये निकाल सकते हैं मोल्स ऑफ Fe2+ in 25 cm cube. We can work out the moles of Fe2+ in 25 cm cube because हमने पिपेट आउट किया था 25 cm cube प्रोपोर्शन पिपेट आउट किया था। अच्छा, वो जो होता है वो कैसे निकलेंगे, उसकी जो इक्वेशन होती है हमारे पास वो ये होती है, ऐसे रिएक्ट करते हैं MnO4 और Fe2+ आयंस 1:5 की रेशियो। So basically I need to multiply the moles of MnO4 by 5 to get the moles of Fe2+। ठीक है, तो मैं जो हूँ वो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, इस वैल्यू को 5 मल्टीप्लाइड बाय 2.475 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, और मैं यहाँ पे इक्वेशन भी कॉपी कर लेता हूँ 1 मिनट में, सो दैट वी कैन गेट दी वैल्यू। अच्छा, आप ये देख रहे हैं मैं राउंडिंग ऑफ अभी नहीं कर रहा बिकॉज मैं आपको अभी एक डिफरेंट कैलकुलेशन सिखाना है, मेरा मकसद है यहाँ पे। ठीक है, राउंडिंग ऑफ वगैरह तो मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूँ, मैं फाइनल आंसर अपना राउंड ऑफ भले कर दूंगा अभी थोड़ी देर में। सो 1.2375 इंटू मोल्स ऑफ Fe2+ आ रहे हैं। ठीक है, इक्वेशन भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे, सो दैट जो है वो उसमें जो है वो किसी को कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, एज पर दिस इक्वेशन, इसको मैं हल्का सा नीचे कर लेता हूँ और एज पर दिस इक्वेशन हमने ये कर लिया। ठीक है, अब मेरे पास ये Fe2+ क्या आ गया। अब मुझे 25 cm क्यूब की नहीं चाहिए, बल्कि मुझे ये चाहिए मैंने 250 cm क्यूब में कितने Fe2+ डाले। सो वी आर गोइंग टू वर्क आउट मोल्स ऑफ Fe2+ इन 250 cm क्यूब। ठीक है, ये क्यों कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं, अब देखो मेरी जो वर्किंग है हम क्या करने वाले, हम मोल्स ऑफ Fe2+ निकालेंगे 250 cm क्यूब में कितने थे। मेरे पास अगर वो आ गए तो मैं इसका MR निकाल सकता हूं, आई कैन वर्क आउट द MR ऑफ दिस कंपाउंड एंड देन आई कैन वर्क आउट दिस एक्स एज वेल। ठीक है, तो MR अब हम कैसे निकालेंगे वो भी मैं आपको बताता हूं। पहले जो है वो हम ये निकालने भाई Fe2+ जो हमने जो 250 cm क्यूब में डाले थे वो कितने थे। ठीक है, वो कैसे आएंगे आप सबको पता है, वो यूनिटरी मेथड से आते हैं। आपको पता है आपने 25 cm क्यूब में 1.2375 इंटू 10⁻³ डाले थे, 250 में आपने जो है वो ऑब्वियसली आपके पास x होंगे और आप जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे x की वैल्यू निकाल सकते। सो दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 10 एंड द वैल्यू कम्स आउट टू बी 0.012375। आपके पास ये आ रही है। एक चीज मैं जरा ये चेक भी कर लूं जस्ट फॉर द सेफ साइड, अभी तक कुछ गलत ना हुआ हो। ठीक है, बिल्कुल सही है। सो दिस इज 0.01235 मोल्स ऑफ Fe2+। नाउ अब यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात मुझे आपको बतानी है और वो ये है कि आपने इस बात को रियलाइज करना है। ठीक है, ऑब्वियसली सारी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में देनी चाहिए थी बच्चों के लिए। अगर ये कैलकुलेट करवाना एग्जामिनर नहीं समझा अभी फिलहाल इस एक्सपेरिमेंट में ये कैलकुलेट करना है, लेकिन फिर भी मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ बिकॉज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट पार्ट, ये आते हैं इसके क्वेश्चन। अच्छा, अब जो यहाँ पे जो बात समझनी है वो ये समझनी है कि अगर मैं इस सॉल्ट को एनालाइज करूं, ये मुझे कितने Fe2+ दे सकती है, हाउ मेनी Fe2+ कैन दिस सॉल्ट गिव मी। तो यू विल सी वेरी वेरी क्लियरली एंड वेरी वेरी इजीली कि भाई ये मुझे जो है वो एक ही मोल ऑफ Fe2+ दे सकती है। देखो इसमें Fe2+ कितने हैं, एक ही है, तो इसका मतलब है ये मुझे कितने Fe2+ देगी, ये मुझे एक ही Fe2+ देगी। यानी जितने भी ये सारे मोल्स आए हैं Fe2+ के, ये कहां से आए हैं, यहां से आए हैं। ठीक है, यानी अगर मेरे पास इसका एक मोल था तो मेरे पास Fe2+ का भी एक ही मोल आएगा। इफ आई हैड 1 मोल ऑफ दिस होल सॉल्ट देन आई विल गेट 1 मोल ऑफ Fe2+ ही फ्रॉम ओवर हियर। अब देखो मैं बैकट्रैक करूं, मुझे पता है कि मेरे पास इतने मोल्स हैं Fe2+ के, इसका मतलब है क्योंकि इन दोनों का 1:1 का रेशियो है, सो दीज आर द अमाउंट ऑफ मोल्स ऑफ दिस सॉल्ट एज वेल। इस सॉल्ट के जो मोल्स हैं वो भी यही है बिकॉज 1:1 रेशियो, एक एक Fe2+ देगा। तो अगर मुझे ये पता है कि अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 0.2 मोल्स है तो इसका मतलब है ये यहीं से आए होंगे सारे के सारे, और एक अगर मुझे एक ही दे सकता है तो उसका मतलब 0.2 कहां से आए, 0.2 से ही आए होंगे, राइट। सो फ्रॉम दिस नॉलेज आई कैन असेस कि द मोल्स ऑफ दिस सॉल्ट NH4 डॉट Fe SO4.XH2O is actually 0.012375। ये आ गया मेरे पास। अब मैं क्या कर सकता हूं, अब मैं इस सॉल्ट का MR निकाल सकता हूं बिकॉज मुझे इसका मास भी पता है
वो मैंने आपको ऊपर बताया था, 4.9 ग्राम्स आई यूज्ड। और मेरे पास इसके मोल्स भी आ चुके हैं कि इसके कितने मोल्स थे। अब हम उसके अंदर पानी के मोल्स निकाल सकते हैं। सो लेट्स वर्क आउट द एमआर ऑफ दिस सॉल्ट। एमआर कैसे निकलता है, मास ओवर मोल्स करके। सो मास divided by the moles. So this is going to be 4.9 divided by the moles of this thing, 0.012375. So what are we getting? 4.9 divided by answer, and that is working out to be a value of 395.9596 तकरीबन कह लो, ठीक है। मेरे पास 395.96 की वैल्यू आ रही, और असल में जो इस कंपाउंड का एमआर होता है वो 392 होता है। हल्का सा ऑफ आया है, बट इट्स नॉट दैट ऑफ। एक्सपेरिमेंटल के अंदर एक्सपेरिमेंट जब हम परफॉर्म कराते हैं तो अपनी इनएक्यूरेसी जायज है, अलाउड है, ठीक है। 395 है और उसका असल में 392 है, राइट। नाउ व्हाट वी कैन डू इज वी कैन यूज दिस इंफॉर्मेशन टू वर्क आउट दिस एक्स। कैसे निकालेंगे? मुझे पता है अमोनिया का एआर कितना होता है, हाइड्रोजन का कितना होता है, सल्फर का कितना, ऑक्सीजन का कितना होता है, फेरम का कितना होता है, सल्फर ऑक्सीजन आई नो, एंड आई ऑल्सो नो व्हाट इज फॉर दी वाटर एज वेल। अब देखो, जो मेरे पास 395.96 का आ रहा है, आप चाहें तो आप इसको 396 भी कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज जो है वो 1 डेसिमल प्लस तक ले जाता है ज्यादा एमआर, तो आप इसको 396.0 कर ले, ठीक है। एंड यू कैन कैलकुलेट नाउ। नाइट्रोजन कितने, 2 नाइट्रोजन है यानी 2 टाइम्स 14 हो जाएगा। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 टाइम्स 4 यानी 8 हाइड्रोजन है। देन सल्फर हमारे पास 2 है, तो या फिर आप पहले एक एक करके कर लेते, एक एक करके चलते। 32.1 हो गया सल्फर का। ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है, तो प्लस 4 टाइम्स 16। आयरन है, आयरन का 55.8 होता है, एक ही आयरन है, प्लस हमारे पास एक और सल्फर है, फिर 4 ऑक्सीजन है। सो एक और सल्फर, फिर 4 ऑक्सीजन, एंड देन व्हाट डू यू हैव, यू गॉट वाटर। वाटर का कितना होता है, वाटर का होता है 18। इसका कितना होता है, इसका होता है 18। और x कितना होता है, x ऑब्वियसली इज 18 इंटू एक्स कर देंगे, मतलब आपके पास जो पानी है वो कितना कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, वो 18x कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, 18 मल्टीप्लाइड बाय x, राइट। सो दैट बिकॉज यू गॉट x मोल्स ऑफ वाटर, सो हम जो है वो यहाँ पे प्लस 18x कर सकते हैं। आपने ये कर लिया, एंड नाउ ऑल यू नीड टू डू इज यू नीड टू सॉल्व फॉर x। सो व्हाट आर वी आर गेटिंग के 112 विल इक्वल टू 18x, एंड फ्रॉम ओवर हियर आप x निकाल सकते हैं, 112 डिवाइड बाय 18 कर सकते हैं, आपको आपकी वैल्यू मिल जाएगी 6.22 करके। और अब आप इसको राउंड ऑफ कर देंगे, अपना फाइनल आंसर दे देंगे कि भाई मुझे लगता है कि मेरे जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है वो इसमें 6 मोल्स ऑफ वाटर होते हैं पर मॉलिक्यूल, एंड दिस वैल्यू इज एक्चुअली करेक्ट। ठीक है, ये वैल्यू ही आनी चाहिए थी, 6 ही आनी चाहिए थी वैल्यू इसमें। यहाँ पे ये वाली जो सॉल्ट होती है, थोड़ा सा मैं ये कहूंगा एग्जामिनर ने थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ी सी चालाकी करी है, ठीक है। ही जस्ट वांटेड टू क्रिएट अ डिफरेंट क्वेश्चन। एक्चुअली दोनों सॉल्ट्स इक्वल नहीं थी, ठीक है, मतलब बराबर नहीं थे सॉल्ट्स, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं इसका करके मैं उसका निकाल सकता हूँ, ऐसा नहीं होता, ठीक है। बट दे हैव क्लोज वैल्यूज, उतना मसले की बात नहीं है। हमारी यहाँ पे एक्चुअली वैल्यू 7 आनी चाहिए थी, जो हमने यहाँ पे निकाली है इधर, ठीक है। तो ये हल्की सी रॉन्ग आई, और मैंने उसको डिस्कस भी कर लिया कि क्या रीजन हो सकते हैं वो रॉन्ग आई, ठीक है। यहाँ पे हमारी पास वैल्यू जो आई है वो बिल्कुल सही आई है। यहाँ पे इन दिस फॉर्मूला इन द मोहर सॉल्ट यू हैव गॉट 6H2O, ठीक है, आप ये चेक भी कर सकते हो ऑनलाइन। सो दिस हैज वर्कड आउट टू बी कंप्लीटली करेक्ट। मेरा मकसद था यहाँ पे आपको 2 तरीके सिखाने का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकालने का। सो इधर आई हैव डन, एक तरीका क्या था, एक तरीका ये था कि भाई कैसे इस रेशियो को इस्तेमाल करता है, 1:1:x का रेशियो यूजिंग द ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। दी दूसरा तरीका इज टू वर्क आउट द मोल्स ऑफ दी, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये सॉल्ट है जिसमें आयरन है, अब ऑब्वियसली आपको पता है आयरन Fe3+ बन जाता है, ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। सो आप Fe2+ के मोल्स निकाल लें कि आपने ओरिजिनली Fe2+ के मोल्स कितने थे आपके सैंपल में, उसके थ्रू आप ये निकाल लें आपके पास इसके कितने मोल्स थे एक्चुअल चीज के, एंड देन फ्रॉम देयर यू कैन गो विद द एमआर की कैलकुलेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यूजुअली 2 मेथड्स के थ्रू निकाला जा सकता है। एक मेथड क्या होता है, द फर्स्ट मेथड इज ड्राइव ऑफ द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड देन यूज देयर मोलर रेशियो टू डिटरमाइन द वैल्यू। दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका आपके पास ये होता है कि आप एमआर की कैलकुलेशन में जाए, यानी आप अपने ओरिजिनल कंपाउंड का एमआर ढूंढ लें। एमआर ढूंढने के बाद फिर आपको पता है अलजेब्रा ही करना है, मुझे और तो कुछ करना ही है, आप उस तरीके से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। खैर बहरहाल अब आगे चलते हैं और इस पेपर को कंप्लीट करते हैं। ऑल एक्सपेरिमेंट मेथड्स कंटेन एरर्स सम ऑफ व्हिच आर कंसर्न्ड विद अनसर्टेनिटी ऑफ मेजरमेंट्स, कंप्लीट द टेबल बिलो टू शो द आंसर। अच्छा, अब हमने जो है वो अनसर्टेनिटी बतानी है, आई नीड टू प्रोड्यूस सम कैलकुलेशन विद रिगार्ड्स टू अनसर्टेनिटीज। अच्छा, मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इन अ सिंगल रीडिंग विद अ ब्यूरेट। नाउ व्हाट आई टोल्ड यू लास्ट क्लास में भी मैंने आपको ये बताया था कि जो है
जब आपके पास एनालॉग इंस्ट्रूमेंट होता है, नाउ अ ब्यूरेट इज एन एनालॉग इंस्ट्रूमेंट। एनालॉग कैसे पता चलता है? एनालॉग ऐसे पता चलता है कि भाई उसके ऊपर एक स्केल प्रिंटेड होता है जो आपको खुद पढ़ना होता है। इट डज नॉट गिव यू डिजिटल वैल्यूज, कोई स्क्रीन नहीं है जो आपको डायरेक्ट वैल्यू दे रही है। सो इट्स एन एनालॉग स्केल। एंड फॉर एनालॉग स्केल्स व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज यू गोइंग टू टेक हाफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन। अब फॉर एग्जाम्पल हमारी स्मॉलेस्ट डिवीजन क्या होती है? यू ऑल नो 28 है, तो उसके बाद फिर उसका 28.1 आता है, एंड देन सो एंड सो फॉर्थ, तो इस तरह से चल रहा होता है। सो दिस इज द रीडिंग्स ऑन अ ब्यूरेट, 28.2 and then 28.3, right? So the smallest division is actually a 0.1 centimeter cube. Your smallest division is a 0.1 centimeter cube. तो मेरी जो अनसर्टेनिटी होती है किसी भी एनालॉग इंस्ट्रूमेंट के लिए वो क्या होती है? इट इज हाफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन। तो मैं स्मॉलेस्ट डिवीजन को हाफ कर लूंगा, मैं 0.1 को डिवाइड बाई 2 कर लूंगा, इट्स गोइंग टू वर्क आउट टू बी ए 0.05। ठीक है। देन वॉल्यूम ऑफ पोटेशियम मैग्नेट फ्रॉम द समरी इन ई, हमारी जो वॉल्यूम ऑफ पोटेशियम मैग्नेट थी फ्रॉम समरी इन ई, I think it was this, right? Summary, yeah, 24.752, right? Let me just also just make sure. सही है। So this is, तो हमारे पास 24.75 है। So let's take that 24.75, 24.75 सेंटीमीटर क्यूब, एंड देन यू कैन वर्क आउट द मैक्सिमम परसेंटेज एरर। अच्छा, अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप ब्यूरेट के लिए रीडिंग्स ले रहे होते हैं तो आप एक इनिशियल निकालते हैं, ठीक है जी, या फिर इस तरह से सोच लें कि आप उसमें से फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। द वैल्यू फॉर द टाइटर इज वर्कड आउट यूजिंग दिस, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं आप, यानी आप दो दफा रीडिंग्स लेते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी 0.05, एक दफा अनसर्टेनिटी यहाँ पे आएगी और दूसरी दफा अनसर्टेनिटी यहाँ पे आएगी इनिशियल वाली। सो यू नीड टू ऐड बोथ ऑफ द अनसर्टेनिटीज, आपको दो दफा ये ऐड करनी पड़ेगी, यानी आपकी एक ब्यूरेट की मेजरमेंट में, यानी जो आप एक टाइटर इस्तेमाल निकालते हैं, जो वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं टाइटर का, उसमें एक्चुअली टोटल अनसर्टेनिटी 0.10 होती है, राइट? बिकॉज आप एक फाइनल मेजरमेंट भी ले रहे हो, इनिशियल मेजरमेंट भी ले रहे हो। नाउ दिस इज जनरली फॉर मोस्ट ऑफ द थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई स्केल भी इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट, इफ यू इवन यूजिंग अ स्केल, ठीक है जी, मतलब जस्ट अ नॉर्मल स्केल है, रूलर, तो उसमें भी आप ये मेक श्योर करते हैं कि यार मेरी जो चीज है वो जीरो पे अलाइंड हो, एंड देन जो है वो मैं जहां तक मेजरमेंट रहा। तो इवन इन अ स्केल यू आर डूइंग द सेम थिंग। हाँ, लेकिन कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ऐसे जहां पे आप फाइनल माइनस नहीं कर रहे, आप दो वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, राइट? whenever you're using two values to work out the value, यानी जैसे कि स्केल भी इस्तेमाल कर रहे हो, अगर उसमें जीरो के साथ अलाइन करके फिर थ्री देख रहे हो, तो देन यू विल हैव टू सब्ट्रैक्ट इट टू टाइम्स, द अनसर्टेनिटी विल बी टू टाइम्स, सॉरी सब्ट्रैक्ट नहीं करना होगा, मतलब आपकी अनसर्टेनिटी टू टाइम्स हो जाएगी। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँ यार नहीं, तुम्हारे पास जो है ना वो मेजरिंग सिलेंडर है, दिस इज योर मेजरिंग सिलेंडर। अब मेजरिंग सिलेंडर में यू डोंट नीड टू अलाइन इट विद द जीरो, वो सबको पता है, वो बना हुआ इस तरह है कि आप उसमें जब फ्लूइड डालना शुरू करोगे तो वो ऑटोमेटिकली जीरो पे ही है पहले से, यू डोंट नीड टू अलाइन द वाटर विद द जीरो मार्क, राइट? तो फिर उस केस में जो भी आता है, फॉर एग्जाम्पल आपने 50 मिलीलीटर जो है वो उसमें किया, तो फिर उसकी अनसर्टेनिटी जो हो जाती है वो फिर हाफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन आप एक ही दफा लेंगे, यानी 1 मिलीलीटर का अगर आपका है तो फिर आपकी 0.5 डिवाइड बाय आप 50 करोगे बस, एंड देन इनटू 100 कर दोगे फॉर द परसेंटेज, राइट? सो दिस इज द डिफरेंस। जब आप दो वैल्यू सेट कर रहे हो व्हेन यू आर यूजिंग फाइनल माइनस इनिशियल, तो आपको टू टाइम्स करनी पड़ेगी अनसर्टेनिटी। लेकिन ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जहाँ पे आप दो दफा नहीं देखते एक ही चीज को, आप एक ही वैल्यू ले रहे हो तो आप उसको वंस ही लेके और उसकी अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करोगे। बहरहाल फॉर दी ब्यूरेट व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, फॉर द ब्यूरेट के लिए मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा कि टू टाइम्स 0.05 डिवाइडेड बाय 24.75 एंड देन इनटू 100, ठीक है? वंस अगेन आई डोंट नीड टू कन्वर्ट ओवर हियर, ठीक है, बिकॉज ऊपर भी सेंटीमीटर क्यूब है नीचे भी सेंटीमीटर क्यूब है, कैंसिल आउट हो जाएगा, सो इट डज नॉट मैटर। हम कर सकते हैं इसको आराम से, इंटू टू डिवाइड बाई 24.75 इंटू 100 इज वर्किंग आउट टू बी 0.404%, ठीक है? अब आप इसको 0.40 भी दे सकते हैं, 0.404 भी दे सकते हैं, वट एवर इज ओके विद यू। ये फोर सिग्निफिकेंट है, वो वन सिग्निफिकेंट है, उसको आप राउंड ऑफ करना चाहें तो आई एम जस्ट गोइंग टू गिव इट टू 0.40, टू सिग्निफिकेंट जो है वो मेरे लिए यहाँ पे एडिक्वेट है, इनफ है। सो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू गिव। अच्छा, आप यहाँ पे 0.404 भी दे सकते हैं, राइट? सो दैट्स आल्सो अलाउड, बिकॉज ये फोर सिग्निफिकेंट चल रही है, तो 0.404 भी दे सकते हैं, वरना 0.40% भी इज एडिक्वेट इनफ। अच्छा, method 1 is usually less accurate than method 2 for finding the value of X in the formula of hydrated iron 2 sulfate FeSO4.HH2O. A group of students carried out method 1
correctly, but calculate a value of 9 for x. The true value of x is 7. Suggest an error in the practical procedure of the experiment that could lead account for this difference. अब यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो हमने पहले डिस्कशन करी वो हमने अंडर स्टेटमेंट की डिस्कशन, मतलब मेरी वैल्यू 6 आ रही थी, अंडर स्टेट कर रही, ओवर स्टेट नहीं कर रही। तो उधर मैंने ये बताया आपको कि यार कि हो सकता है मैंने पानी कम उड़ाया हो, मैंने सारा पानी नहीं उड़ाया हो। यहाँ पे एक डिफरेंट काइंड ऑफ मसला है। यहाँ पे मसला यह है कि आपकी वैल्यू ओवर स्टेट कर रही है, ज्यादा आ रही है। ज्यादा आने का मकसद क्या हुआ इधर, इसका मतलब है कि बच्चों ने कुछ ज्यादा ही पानी उड़ा दिया। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि सॉल्ट में से ज्यादा पानी उड़ जाए, इट्स नॉट पॉसिबल, दैट्स नॉट पॉसिबल कि इट्स समथिंग दैट आप एक सॉल्ट में जितना पानी उतना ही उड़ा सकते हो, उससे ज्यादा नहीं उड़ा सकते, राइट। सो यहाँ पे आप कुछ और हुआ है, समथिंग हैज गॉन रॉन्ग मोर देन जस्ट द इवेपोरेशन ऑफ वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा एरर आया है वो हमारा यहाँ पे कुछ ज्यादा ही पानी उड़ गया है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि हमारा पानी ज्यादा उड़ जाए, तो यहाँ पे हमारा एक्चुअल यहाँ पे जो हमारी एरर है वो ये है कि हमारे एक्सपेरिमेंट, हमारा जो सैंपल है उसमें केमिकली कोई चेंज आ गया है, राइट। वो ही चेंज कर गया, अब वो FeSO4.XH2 है ही नहीं, वो कुछ और चीज बन गई है, क्योंकि वो उसका मास कुछ ज्यादा ही कम आने लगा है जब भी ये इतना ज्यादा पानी उड़ गया है, उसका वैल्यू जब भी ओवरस्टेट कर रही है। तो वो जाहिर बात है उसमें सिर्फ पानी ही निकला बल्कि कुछ और भी हो गया। सो आई कैन राइट दिस एज कि भाई आपका जो हुआ है वो बेसिकली ये हुआ है कि आपका मास लॉस इज टू हाई, विच suggests the sample was overheated and went under। अच्छा, अब कौन सा केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, जो ऐसा हो सकता है, हीटिंग करते हैं एक रिएक्शन हमारे पास होता है डिकम्पोजिशन, मोस्ट प्रॉब्ली आपका सैंपल डिकम्पोज कर दिया, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर आप स्प्लिटिंग भी लिख सकते हैं, ठीक है। द मास लॉस इज टू हाई व्हिच दिस सैंपल वाज ओवरहीटेड एंड वेंट अंडर डिकम्पोजिशन, आपका जो है वो खराब हो गया। अब उसमें से हो सकता है इंस्टेड ऑफ जस्ट जो है वो जस्ट वाटर ड्राइविंग आउट, हो सकता है सल्फर डाइऑक्साइड भी निकल गई हो, सल्फेट भी कुछ आयन डिकम्पोज करके सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकल गई हो, ऐसा हो सकता है, इट इज वेरी वेरी पॉसिबल। और जहां पे मैंने आपको भी एक्सपेरिमेंट में दिखाया था उसमें भी आपको नजर आ रहा होगा कि कोई केमिकली चेंज आ गया, वो जो सॉल्ट थी ग्रीन ग्रीन कलर की, वो ग्रीन ग्रीन नहीं बल्कि वो सौंफ जैसी कुछ दिख रही थी, ठीक है। सो दैट सम रिएक्शन हैपेंड ओवर देयर, और गर्माहट करते हुए ज्यादातर जो रिएक्शन होता है वो डिकम्पोजिशन वाला रिएक्शन होता है। Suggest a modification that could be made to the practical procedure in method 1 to reduce this error. Explain why this modification should give an answer nearer to 7. अच्छा, अब मसला क्या हुआ, ठीक है। मसला ये हुआ कि आपका your mass of water loss is too high, कि you want to reduce, मतलब आपने उसको डिकम्पोजिशन नहीं करवाना। मॉडिफिकेशन क्या हो सकती है भाई, फ्लेम का टेम्परेचर कम कर दो, यूज अ लोअर फ्लेम टेम्परेचर, ठीक है। उससे क्या होगा, उससे डिकम्पोजिशन नहीं होगी, या फिर शॉर्टर टाइम के लिए हीट करो, ठीक है। सो वी कैन से, मैं आपको दो तीन यहाँ पे बातें लिख के दे देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ यूज ए लोअर फ्लेम टेम्परेचर। हो सकता है उन बच्चों ने जो है वो बहुत ज्यादा हाई फ्लेम टेम्परेचर पे जो है वो गर्म कर दिया उसको, जब भी वो डिकम्पोज कर गया, ठीक है। वरना आप ये भी लिख सकते थे यूज अ लोअर फ्लेम टेम्परेचर, या फिर हीट फॉर अ शॉर्टर टाइम, हीट फॉर ए शॉर्टर टाइम, ठीक है। आपने बस एक ही लिखना है, मैं आपको मल्टीपल लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक है। नंबर 3 क्या हो सकती है, नंबर 3 ये भी हो सकती थी कि भाई देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि क्या कहते हैं, हो सकता है मेरा सैंपल ऑक्सीडाइज कर गया, क्योंकि मुझे नजर आ रहा था उसमें Fe3+ के भी कुछ रेड क्रिस्टल्स बन गए थे। Fe3+ रेड सॉल्ट्स बनाती है, ठीक है। Fe3+ मेक्स रेड थिंग्स, रेड कलर स्टफ बनाती है, रेडिश ब्राउन स्टफ। तो हो सकता है इट वॉज बेटर टू यूज अ लिड इन दिस, लिड इस्तेमाल करें ताकि फर्दर कोई बाहर से कोई चीज रिएक्ट करके और उसको और डिकम्पोज करने में या कुछ और हेल्प ना करे, ठीक है। हो सकता है कोई और ही केमिकल रिएक्शन हो गया हो जो हमें पता ही ना हो। सो मे बी यू शुड हैव यूज लिड एंड जेंटली हीट, ठीक है। यूज अ लिड एंड जेंटली हीट, ताकि बाहर की जो ऑक्सीजन है या एयर है वो क्या, वो जो है वो आपकी अटैक ना कर सके आपके FeSO4.XH2 को, उसके साथ रिएक्ट ना कर सके, ठीक है। तो अगर आप 1 के लिए लिख रहे हैं तो उसकी एक्सप्लेनेशन क्या हो जाएगी, ठीक है। सो दैट द सॉलिड डज नॉट डिकम्पोज, 1 और 2 एक्चुअली दोनों की ही हो जाएगी, ठीक है। 1 और 2 एक्चुअली दोनों की ही हो जाएगी आपके पास इधर। अब हमने जो ऊपर लिखा है उसके हिसाब से 1 एंड 2 ही करेक्ट आंसर्स हैं यहाँ पे नीचे। तो ऊपर आपने क्योंकि डिकम्पोजिशन मेंशन कर दिया भाई, तो आपने सो डिकम्पोज को ही बचाना है, तो आपने इसलिए जो है वो आप 1 और 2 में से ही कोई लिखेंगे। लेकिन अगर आप ऊपर ये लिखते कि यार ऊपर रिएक्शन हो गया, ठीक है, मतलब आप ये लिख सकते हैं मे बी जो है वो द सॉलिड रिएक्टेड एंड क्रिएटेड सम अदर कंपाउंड,
ठीक है, और हो सकता है उसमें से कुछ और चीजें निकल गई हो, ठीक है, मतलब स्प्लिटिंग हो गई किसी तरीके से, सम अदर न्यू प्रोडक्ट हैज फॉर्म्ड। फिर आप ये भी लिख सकते हैं द मास लॉस्ट इज टू हाई which and it was seen that the sample changed color which suggests that the sample split and formed some other product। तो फिर उधर आप यहाँ पे बोलते हैं कि यार यूज लिड एंड जेंटली हीट, और फिर इससे क्या फायदा होता है, इससे आपको ये फायदा होता, इसकी एक्सप्लेनेशन में आपको क्या है आप यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, दिस वुड प्रिवेंट द सॉलिड फ्रॉम रिएक्टिंग विद द एयर एंड स्प्लिटिंग एंड फॉर्मिंग न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते थे, ठीक है, एंड फॉर्मिंग न्यू प्रोडक्ट छोड़ देंगे, बस ये इतना 2 लाइनों में आ जाएगा, दैट इज ओके, दैट इज ऑल्सो ओके। तो ये हमारे पास जो है वो यहाँ पे हमारा, ये हमारा पेपर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। दूसरा ये कि यूज एंड लिड एंड जेंटली हीट भी, तो आपका जो सॉलिड लूज होगा ऑब्वियसली, अब लिड अगर आप इस्तेमाल करेंगे, हो सकता है कि जो है वो हवा जो उसमें से निकल रही थी आपके सैंपल में से, वो कुछ सॉलिड के पार्टिकल्स भी साथ ले गई, क्या पता आपने इतना ज्यादा गर्म कर दिया कि इतनी ज्यादा फिरोशियसली वो जो है वो पानी के मॉलिक्यूल स्केप कर रहे थे कि वो कुछ सॉलिड के पार्टिकल भी साथ ले गए। ऐसा होता नहीं है जनरली, लेकिन ऐसा हो भी सकता है। तो आपने लिड इस्तेमाल कर ली ताकि भाई जो पानी स्केप कर रहा है वो अगर किसके साथ कोई सॉलिड के पार्टिकल्स भी उड़ के बाहर जा रहे हैं, वापस आके नीचे ड्रॉप डाउन करते हैं, हमें सॉलिड के पार्टिकल्स नहीं करवाने। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप ये भी लिख सकते हैं कि भाई जो है वो सो दैट दी मास इज नॉट लॉस्ट, ठीक है, तो जो आपका जो सॉलिड है वो लूज ना हो, वो वापस आके जो है वो फर्दर मतलब वो वापस आके गिर जाएगा, ड्रॉप डाउन कर जाएगा इसमें। तो दैट इज ऑल फॉर दिस पेपर। आई होप कुछ समझ में आया हो, मैंने इसमें थोड़ा सा अपना आउट ऑफ द वे जाके आपको थोड़ी और बातें भी समझाने की कोशिश करी। आई होप आपको मजा आया हो। बाकी आज की क्लास के लिए हम यहीं पे खत्म करते हैं इसको, एंड आई विल सी यू ऑल लेटर इंशाल्लाह। ठीक है, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।